नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 40। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर 40 है यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। बाजार की लगातार 4 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हाई पर मुनाफा वसूली के चलते भी बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पर सभी बैंकिंग शेयरों और रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक में बिकवाली रही। निफ्टी सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर बाकी इंडेक्सेस गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे अधिक निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2.85% की गिरावट रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 102 अंक टूटकर 15,767 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 271 अंक की गिरावट के साथ 52,502 के स्तर पर बंद हुआ। आज बाजार की गिरावट में मेटल शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। इसके चलते निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.85% फिसलकर 5,216 पर आ गया। साथ ही सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरों में भी गिरावट रही। हालांकि एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में हल्की खरीदारी हुई। सेंसेक्स में शामिल 30 में 22 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जबकि इंडेक्स में नेस्ले इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा 1.48% बढ़कर 17,941 रुपए पर बंद हुआ। आज से 2 और नए आईपीओ किम्स और डोडला डेयरी ओपन हुए हैं। इनमें 18 जून तक आवेदन कर सकेंगे। किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आईपीओ के जरिए 2,144 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आज पहले दिन किम्स का आईपीओ 27% भर चुका है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। डोडला डेयरी का आईपीओ भी आज खुला है। डोडला डेयरी के इश्यू का प्राइस बैंड 421 रुपए से 428 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू के तहत कंपनी 50 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जारी कर रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने डोडला डेयरी में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। श्याम मेटेलिक्स के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। इसका आईपीओ 121 गुना भरकर बंद हुआ है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 303 से 306 रुपए प्रति शेयर तय किया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसमें बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी थी। दूसरी ओर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन का आईपीओ भी करीब 2.25 गुना भरकर बंद हुआ है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन के आईपीओ का प्राइस बैंड 285 से 291 रुपए है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में 1 से 3 साल की अवधि के लिए पैसा लगाने की सलाह दी थी। गोल्ड ज्वेलरी में धोखाधड़ी करने के लिए केंद्र सरकार ने आज से हॉलमार्किंग का नियम लागू कर दिया है। हालांकि इसे अभी सिर्फ 256 जिलों में लागू किया जा रहा है और चरणों में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस साल अगस्त तक हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों को ना मानने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। हॉलमार्किंग के प्रावधान के तहत आज से 256 जिलों में ज्वेलर्स 14, 18 और 22 कैरेट के ही गोल्ड ज्वेलरी बेच सकेंगे। हालांकि 20, 23 और 24 कैरेट के गोल्ड की भी हॉलमार्किंग हो सकेगी। आपको बता दें कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रैल 2000 से गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग की स्कीम चला रखी है। देश भर में इस समय करीब 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 35,879 ही BIS सर्टिफाइड हैं। केंद्र सरकार ने 14,775 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यूनियन कैबिनेट की आज हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि DAP फर्टिलाइजर पर सब्सिडी रेट में 700 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की है। अब DAP की प्रति बोरी की कीमत 2400 रुपए होगी। सब्सिडी में की गई इस बढ़ोतरी से सरकार पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कैबिनेट के आज क्लाइमेट चेंज में बदलाव के अध्ययन के लिए डीप ओशियन मिशन को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार देश में हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने की योजना बना रही है। इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत क्रेडिट इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना में सरकार कंपनियों को नए अस्पताल बनाने, उनका विस्तार करने और मेडिकल सप्लाई के लिए क्रेडिट फंड मुहैया कराएगी।
खबरों के मुताबिक जल्द ही कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी। इस योजना के तहत दूसरे लेवल के शहरों में फोकस किया जाएगा, यानी भोपाल, लखनऊ, इंदौर, बड़ौदा, वाराणसी जैसे शहरों में इस सुविधा पर फोकस होगा। इस योजना के तहत अस्पतालों को 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा। ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए भी 2 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी सरकार की होगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक नेट टैक्स कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले डबल बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष में 15 जून तक नेट कलेक्शन 1.85 लाख करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान पिछले साल सिर्फ 92,762 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन रहा था, यानी पिछले साल के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 100% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले सोमवार को भी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव प्रति लीटर 25 पैसे बढ़ गए हैं और अब ये 96 रुपये 66 पैसे के भाव पर बिक रहा है। डीजल में 13 पैसे बढ़ोतरी हुई है और अब ये 87 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। राजधानी दिल्ली में मई से लेकर अब तक प्रति लीटर पेट्रोल 5 रुपये 97 पैसे और डीजल 6 रुपये 38 पैसे महंगा हो चुका है। सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के भाव 102 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। 17 जून यानी कल एसबीआई की कई सर्विसेज 2 घंटों के लिए बंद रहेंगी। इसे लेकर एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट भी जारी किया है। एसबीआई ने ट्वीट में बताया है कि बैंक 17 जून को रात 12:30 बजे से रात 2:30 बजे तक मेंटेनेंस का काम करेगा। इसके चलते ग्राहक 2 घंटों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, योनो और योनो लाइट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इससे पहले 13 जून को भी एसबीआई की कई सेवाएं प्रभावित हुई थी। मई महीने में भी रखरखाव से जुड़े कार्यों की वजह से एसबीआई का योनो लाइट, इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस समेत डिजिटल बैंकिंग मंच प्रभावित हुआ था। एलजेपी में जारी घमासान को लेकर आज चिराग पासवान खुलकर मीडिया के सामने आए। चिराग ने कहा कि मैं चाहता था कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। साथ ही चिराग ने कहा कि अगर चाचा कहते तो उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया जाता। चिराग ने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, पहले भी लड़ा था और आगे भी लड़ूंगा। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सुलझती नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस आलाकमान अब एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के 20 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इन 20 बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकलह सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक कमेटी का गठन किया था। वो कमेटी फिलहाल ऐसा लगता है कि पंजाब कांग्रेस की समस्या को हल नहीं कर पाई है। सिद्धू अब भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सिद्धू कहीं से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम नहीं करना चाहते। दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सपा 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में भूमि खरीद के मामलों में कथित तौर पर घोटाला होने की खबर है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से बीजेपी की सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है और अच्छे दिनों की जनता की उम्मीदें टूट गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारियों में जुटा है। योगी सरकार अब टीचर्स को साधने में जुट गई है। सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए यूपी टीईटी सर्टिफिकेट की वैधता को आजीवन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका आदेश जारी कर दिया गया है और
इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे पहले तक यूपीटीईटी प्रमाण पत्र केवल 5 साल तक के लिए मान्य होता था। अगर उम्मीदवारों को 5 साल तक कहीं भर्ती नहीं मिलती तो उसे दोबारा परीक्षा क्वालिफाई करना होता था, लेकिन अब ये व्यवस्था आजीवन करने का निर्णय लिया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार ने मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान बनाया है, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को ये ट्रेनिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिलवाएगी। सभी युवाओं को दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये 5000 हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। 17 जून से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और 28 जून से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए 12वीं कक्षा पास लोग योग्य हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। ट्विटर को यह कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। ये धारा ट्विटर को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। ट्विटर के खिलाफ ये केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आईटी नियमों पर सोशल मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि बार-बार हिदायत के बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ। कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि इस वैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि फाइनल वैक्सीन प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम मिला हुआ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीन के लिए वेरो सेल के विकास के दौरान बछड़े का सीरम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में जो फाइनल वैक्सीन बनती है उसमें इस अशुद्धि को हटा दिया जाता है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने महापाप किया। कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 62,224 नए केस आए हैं और 2,542 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 9 लाख के नीचे पहुंच चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 19 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। फिलहाल पूरे देश में 2,96,00,000 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,83,00,000 लोग वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पीएम मोदी ने आज विवा टेक सम्मेलन में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की उपलब्धियां बताई। पीएम ने कहा कि जब कन्वेंशन फेल हो जाता है तो इनोवेशन ही काम आता है। भारत में 1.18 बिलियन मोबाइल फोन हैं और 775 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ते डेटा की खपत करने वाले देशों में भारत एक है। पीएम ने बताया कि अगर हम इनोवेशन नहीं करते तो कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई बहुत कमजोर पड़ जाती। पीएम मोदी ने कहा कि ये मंच फ्रांस की तकनीकी दृष्टि को दर्शाता है। भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें से प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के उभरते क्षेत्र हैं और ये समय की मांग भी है।
पीएनबी स्कैम में भगोड़ा आरोपी मेहुल चौकसी इस समय डोमिनिका में है और भारत सरकार उसे वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। इस बीच सीबीआई ने मेहुल चौकसी के भारत के बाहर रहने के दौरान जांच में शामिल होने की पेशकश को निरर्थक करार दिया है। सीबीआई ने डोमिनिका हाईकोर्ट को एक हलफनामे के जरिए बताया है कि मेहुल चौकसी को उसकी पसंद की जगह पर पूछताछ करने का सवाल नहीं उठता। आपको बता दें कि 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चौकसी ने 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में भी इसी तरह के दावे किए थे। कोरोना महामारी के चलते सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में ओडिशा सरकार ने राज्य में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही है। आपको बता दें कि राज्य में 35 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को महामारी में खो दिया है। इसलिए सभी जिलों के तहसीलदारों को महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और समेत तमाम स्कूल की जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी बच्चों को एडमिशन, ट्यूशन और परीक्षा शुल्क की लागत को कवर किया जाएगा। साथ ही इन बच्चों को हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन भी मिलेगी। वहीं बच्चों को जून, जुलाई और अगस्त के लिए अग्रिम पेंशन भी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद आजम खान की तबीयत अभी ठीक नहीं है। आजम खान पिछले कुछ दिनों से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने बताया कि आजम के मुंह में अल्सर हो गया है, जिससे वे खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसके अलावा उनके फेफड़ों में संक्रमण है और वे बहुत कमजोर हो गए हैं। आपको बता दें कि जमीन हथियाने, अतिक्रमण और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में आजम खान अपने बेटे के साथ फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी को दिसंबर 2020 में अदालत ने जमानत दी थी। बिहार में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों के जीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बेतिया में 36 जिलों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं बगहा में जहां पानी के दबाव के कारण दोन नहर का बांध टूट गया, इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ इलाके पूरी तरह से टापू बनते हुए नजर आए हैं। गुजरात के आणंद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा एक कार और तेज रफ्तार ट्रक के टकराने से हुआ। कार में सवार सभी 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार से किसी तरह से शव को निकाला गया। इसके बाद पास के अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं हादसे में शिकार लोगों को पीएम मोदी ने दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने आज से ताजमहल और लाल किला सहित देशों के संरक्षित स्मारकों और म्यूजियम्स को खोल दिया है। पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद 3,693 म्यूजियम्स को और 50 स्मारक पर्यटकों को भी खोल दिया गया है। फिलहाल आगरा के ताजमहल में अभी सिर्फ 650 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। वहीं पर्यटक टिकट केवल ऑनलाइन ही ले सकेंगे। स्मारकों में आने वाले पर्यटकों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। सलमान खान अगले महीने 2 बड़े बजट की फिल्मों का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें एक विजन और विजय सेतुपति स्टारर तमिल फिल्म मास्टर की आधिकारिक रीमेक है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को एंडेमोल शाइन इंडिया और मुराद खेतानी 7 स्क्रीन स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। 70 और 80 के दशक की राइटर जोड़ी सलीम जावेद की जिंदगी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को बॉलीवुड के 3 दिग्गज बैनर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। ये तीनों सलमान खान फिल्म, एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स हैं। इनमें से पहला प्रोडक्शन हाउस सुपरस्टार सलमान खान का, दूसरा फरहान अख्तर का और रितेश सिंधवानी का है, तीसरा रीमा कागती का है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि द फैमिली मैन 2 के बाद समंथा अक्किनेनी एक और वेब सीरीज करने जा रही हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इन खबरों को झूठी और निराधार बताया है। रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों के हवाले से लिखा है, फिलहाल वे मीडिया से दूर अपने पति नाग चैतन और परिवार के साथ रह रही हैं। फिलहाल उनका कोई भी वेब सीरीज करने का इरादा नहीं है। बीते जमाने के दिग्गज बॉलीवुड एक्टर चंद्रशेखर का आज निधन हो गया। 97 साल के थे वे। उन्हें टेलीविजन सीरीज रामायण में आर्य सुमंत की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। आज सुबह 7 बजे उनका निधन हो गया। चंद्रशेखर के बेटे अशोक ने बताया कि नींद में ही उनका निधन हुआ है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया ने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के आधार पर यह तय किया है कि भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी की शुरुआत करेंगे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शार्दुल ठाकुर के बाहर होने से 4 तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की उम्मीद काफी कम हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले विवाद खड़ा हो गया है। फाइनल 18 से 22 जून के बीच खेला जाना है। दोनों टीमों ने इसके लिए आईसीसी के नियमों के मुताबिक मंगलवार को 15-15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दोनों टीमों के खिलाड़ी साउथहैम्पटन के एक ही होटल में ठहरे हैं। खबर है कि न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ियों ने बायो बबल के नियमों को अनदेखा किया और सुबह गोल्फ खेलने के लिए चले गए, जिससे भारतीय टीम मैनेजमेंट चिंतित है। बीसीसीआई ने इस मामले की शिकायत करने का मन बनाया है। मौजूदा समय के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ यूरो कप 2020 के पहले मैच में 2 गोल दाग कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुर्तगाल के कप्तान हंगरी के खिलाफ मैदान पर उतरते ही सबसे ज्यादा यूरो कप टूर्नामेंट खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। वे 2004 से लेकर अब तक 5 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। रोनाल्डो की बदौलत पुर्तगाल ने पहले मैच में हंगरी को 3-0 से हराया। भारतीय फुटबॉल टीम एशियाई कप 2023 के क्वालीफायर्स के तीसरे राउंड में पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशियाई कप 2023 के क्वालीफायर्स मैच दोहा में खेले जा रहे हैं। भारत पहले ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुका है। मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच को भारतीय टीम ड्रॉ करने में सफल रही। अफगानिस्तान के गोलकीपर ओवेस अजीजी ने आत्मघाती गोल से मिली बढ़त को भारतीय टीम बरकरार नहीं रख पाई।